हनुमान। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने जिक्र किया था कि मैं बीजेपी का हनुमान हूं, लेकिन परिवार और पार्टी में चल रहे विवाद के बीच चिराग पासवान ने बीते दिन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पापा के जाने से अनाथ नहीं हुआ था, आज मैं अनाथ महसूस कर रहा हूं। बिहार एलजेपी में जारी घमासान पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप में। आप सबने देखा 8 अक्टूबर को मेरे पिताजी का निधन हुआ। उसके बाद तुरंत चुनाव में उतरने की बात आई। मेरे लिए वो एक कठिन समय था, एक कठिन घड़ी थी। एक तरफ पापा की बॉडी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाव में उलझे रहे। पूरा समय, मैं ईमानदारी से बोलूं, वो 40 दिन का लगभग का समय, 1 महीना 35 दिन का समय ढंग से घर पे घर वालों के साथ बैठ के पापा को याद करने का, उनको सोचने का वो समय ही वैसा नहीं मिल पाया। आने के बाद परिवार के साथ ज़रूर मैंने समय बिताया, काफ़ी घर वालों के साथ, मम्मी के साथ, परिवार के साथ। और उसके बाद वापस हम लोगों ने कि किस तरीके से इस चुनाव में, और इस चुनाव के परिणाम पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा प्रमुखता से कि इस चुनाव में मिली लोक जनशक्ति पार्टी को जो एक बड़ी जीत हम लोग की हासिल हुई है। जीत, चुनाव में जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो कई बार जीत को सिर्फ और सिर्फ संख्या से आंका जाता है कि भाई आपके कितने विधायक आपके जीत के आए, कितने सांसद आपके जीत के आए। पर मेरे लिए भी एक बड़ी जीत थी जो लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भैया 2%, 3%, 4% की पार्टी है, जहां हम लोगों ने लगभग 6% का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसोलिडेट किया। वहीं लगभग 25 लाख के करीब वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिले और जो जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिला। और उससे भी सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने किसी भी परिस्थिति में, मैंने लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने अपने मुद्दों, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। आप सबसे भी उस वक्त मेरी मुलाकातें होती थी, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड। और मुझे याद है कि आप में से कई लोग ऐसे थे कि अरे छोड़िए, आप तो से बात कर रहे हैं, जब चुनाव आएगा तो देखिएगा आप लोग सीटों का समझौता कर लेंगे, आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाद में आप लोग साथ में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये आप सबको भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता था। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर मौजूदा गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड है उनके साथ हम लोग गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कारण था कि हम लोग गठबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी ने फैसला लिया और हम लोगों ने अलग होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मजबूती से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। कल जब अंत में आते आते जब इस बात का एहसास हुआ कि शायद अब चीज़ें अब हाथ से निकल गई हैं और जो मेरी कोशिश परिवार और पार्टी को एकजुट रखने की थी, जब वो सफल नहीं हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई वर्चुअल मीडियम से। और उसमें क्योंकि पार्टी में अनुशासन कायम रहे, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि कुछ लोग जो इस बात का दावा करते हैं या इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उन्हें हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया। मैं आप सब के माध्यम से पार्टी के संविधान की जानकारी संक्षेप में आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे साथ पार्टी के संविधान के निर्माताओं में से जो अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं, AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने लीगली इस संविधान को ड्राफ्ट करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो संविधान के अनुसार जो ये दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं, उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम लोगों ने उनको हटा दिया या फिर पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना। भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएँ और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाएं। मैं चाहता हूं कि सदन में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक विषय पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके, जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे संसदीय दल का नेता बनाया था, मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर, धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी राम मंदिर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ये रहे। बहरहाल, पर जिस तरीके से उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है।
and in absence of parliamentary board, ये पूरी की पूरी पावर resides in the hand of the national president। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा? लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। वहां पर मौजूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो आपस में इस बात का निर्णय नहीं ले सकते, ये पार्टी का संविधान कहता है। बहरहाल इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि संभवतः आने वाले दिनों में शायद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी पड़े, वहां पर हम लोग इस बात को मजबूती से हम लोग रखेंगे। बट आज आप लोग की जानकारी में सिर्फ मैं इन बातों को देना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा था या अपनी बातों को, क्योंकि आज हम लोग दिन भर एक लंबे समय तक हम लोगों ने लीगल ओपिनियंस क्या क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या क्या चीज़ें हैं, सुबह से लंबे समय से हम लोग की बैठकें चल रही थी, तमाम इन जानकारियों को हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग साझा कर रहे थे। और ईमानदारी की बात है, मैं बहुत ज़्यादा मैं चाहता नहीं था कि ये मसला इस तरीके से बढ़े। जैसा मैंने कहा कि मेरा हमेशा प्रयास रहा कि अगर परिवार की बात है और पार्टी भी मेरा परिवार है, अगर इसको हम लोग बंद कमरे में अगर आपस में बैठकर अगर हम लोग इसको सुलझा पाते, वो मेरा प्रयास ज़्यादा था। पर अब जब मेरे पास कोई और विकल्प बचा नहीं, तो इसीलिए आप सबके समक्ष आकर मुझे इन बातों को रखना मेरे लिए ज़रूर। तो यही वही चिराग पासवान हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जेडीयू को चुनौती दी थी और मौजूदा समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि हमारे चाचा ने मुझे एक धोखा दिया, मैं अनाथ तो नहीं था लेकिन अब मैं अनाथ हो गया। राजकुमार पासवान पूर्व प्रत्याशी आज के दिन लाइव में जुड़े हैं। राजकुमार जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। राजकुमार जी, एक बड़ा वोट बैंक पासवान का 6%, दलितों की अगर बात करें तो 16% बिहार में, लेकिन इस समय जो पार्टी के अंदर खलबली मची है, मौजूदा समय में जो धोखा मिला चिराग पासवान को जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पहले की तरह पार्टी वो भर कर आ पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो उनकी घर की अपनी लड़ाई है। ये ना दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं और ना ही पासवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग अपने महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग अपने महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंत्री बनने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये अगर बिहार के 16% दलितों की लड़ाई लड़ते, 8% पासवानों की लड़ाई लड़ते, तब जाकर के लगता कि नहीं, वाकई में ये समाज के हितैषी हैं। चाचा की महत्वाकांक्षा अलग है, भतीजे की महत्वाकांक्षा अलग है। चिराग पासवान जैसे थोपे हुए बिहार को नेता मिला, समाज को नेता मिला, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लोजपा की दलित राजनीति कहाँ टिकती है। तो जिस तरह से रामविलास पासवान जी ने जो घर बनाया परिवार का, तो आज तो परिवार बिखरना ही था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात, चिराग पासवान ये कहने में लगे हैं कि हमारे चाचा ने धोखा दिया। जब चाचा भतीजे की आपसी मतभेद मार्केट में आ गया, रोड पे सड़क पे आ गया, समाज में आ गया, सोसाइटी में आ गया, तो काहे का ये पर्दा रहा रे भाई? तो ये लोग जो है कभी भी दलित हितैषी की बात नहीं किया। ये लोग को दलितों को वोट मिलता गया, गुलाम की तरह उनको रखा और बेवकूफ बनाया 40 साल तक। लेकिन अगर मौजूदा समय में मान लीजिए चिराग पासवान जो ऑफर मिल रहा है उन्हें कांग्रेस से, आरजेडी से, या फिर जो अन्य सांसदों ने जो अगर जेडीयू का दामन अगर थाम लिया, तो इस अंदाजे से आपको क्या लगता है फिर बिहार की सियासत आने वाले समय में किस करवट बैठेगी? देखिए, बिहार के दलित और पासवान अब बहुत समझदार हैं। और जो 16% दलित वोट है और 8% पासवानों का वोट है, वो अब अपने आप को बेचने को तैयार नहीं है। जो रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान ने 8% पासवानों की जो दलाली की है, और कभी जदयू के साथ गोद में बैठ करके, कभी भाजपा के साथ गोद में बैठकर, उसके गोद में बैठ करके, कभी लालू यादव के साथ जाकर के मंत्री राज्यसभा बनते आए हैं। लेकिन ये लोग, इन लोग की तो पुरानी आदत है कि अपने समाज का ताकत दिखा करके और दूसरे लोग की दलाली करना, दूसरे लोग की भाषा बोलना। ठीक है, लौट कर आऊंगा राजकुमार जी। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर। प्रशांत जी, पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं सियासी ड्रामा एलजेपी के खेमे के अंदर, ये अभी भी जारी है। देखिए, आग तो लगी है, दूर तक ये जाएगी, लेकिन वो खामोशी, वो शांत मंजर कब होगा एलजेपी खेमे में, जिसका इंतजार है सभी को। प्रशांत जी, देखिए, इसमें अभी आपको समय लगेगा सागर, क्योंकि जो स्थितियां अभी सामने लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर हुई है,
इसकी बुनियाद बहुत पहले ही रख दी गई थी और आप कहें कि ये फरवरी के अंत में ही यह रख दी गई थी और उसी समय से ये पूरे मामले चल रहे थे जब ये कहा जा रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति जो है वो चूंकि चिराग के हाथ में चला गया है तो चिराग के मनमानी से पार्टी के कार्यकर्ता और जो दूसरे बड़े पदाधिकारी थे उनकी नाराजगी भी सामने आ रही थी। हालांकि चिराग की तरफ से बार बार यह कोशिश की जा रही थी कि उन लोगों को समझाया जाए, उन लोगों को बताया जाए कि पार्टी की जो रणनीति है वो बिहार में कैसे एकला चलो कोई होगी और उसको लेकर के उनकी ये पूरी रणनीति है। लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जब लोजपा ने अलग होकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो उसके पीछे की मंशा ये थी कि वो समझना चाहते थे चिराग पासवान कि उनके पास जो वोट बैंक है, उसका जो आधार है, उनकी जो बुनियाद है पार्टी की वो कितना मजबूत है। और जब उसको अंदाजा इसका लग गया उनको, उसके बाद उन्होंने एक नई रणनीति बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इसी बीच में पशुपति पारस जो कि उनके चाचा भी हैं और रामविलास पासवान के मंझले भाई भी हैं, उन्होंने उनका जो संपर्क था वो जनता दल यू और बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े लीडर्स जो जेडीयू के थे उनसे जो उनका संपर्क था उसको लेकर के ये पूरी रणनीति बनाई गई जेडीयू की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि जिस तरह से चिराग ने इलेक्शन में उनको धोखा दिया है उसका बदला लिया जाए और उसी रणनीति के हिसाब से ये घटनाएं हुई हैं। लेकिन इसमें समय लगेगा। आज जैसे कि सूरज भान का के घर पर ये बैठक चल रही है राष्ट्रीय परिषद करने की, जिसमें ये फैसला जो विरोधी गुट है वो गुट आज करेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा कौन, ये तो तय करेगा इलेक्शन कमीशन की पार्टी का। आखिर सब कुछ किसके पास जाएगा, लेकिन अभी ये जल्दी शांत होने का पूरा मामला नहीं है, अभी टाइम लगेगा क्योंकि चिराग भी अब जिस तरह से हमलावर हो गए हैं अपने चाचा पर और बाकी तमाम नेताओं पर, उससे साफ है सागर कि अभी यह विवाद बहुत जल्दी ही थम नहीं पाएगा। हो सकता है कि इस विवाद में और कई मोड़ आएंगे सागर। लेकिन प्रशांत जी, राजकुमार पासवान पूर्व प्रत्याशी भी लाइव में बैठे हैं, इनका यह कहना कि दलितों को केवल आज तक लगभग वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, दलितों का हितैषी कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी से? देखिए, राजकुमार जी पुराने लीडर भी यूथ लीडर हैं और ये जेएनयू से पढ़ाई करके आए हैं बिहार में और रामविलास पासवान के खिलाफ इन्होंने झंडा बुलंद किया था और उनको ये चुनौती देते रहे हमेशा चुनाव में। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में जो पासवान वोट है वह पासवान वोट एक मुश्त आप समझ लीजिए कि रामविलास पासवान की बपौती हो गई थी और यही वजह थी कि रामविलास पासवान राष्ट्रीय स्तर पर पासवान की पार्टी जानी जाती थी। लेकिन पासवान ने सबसे बड़े रामविलास जी चूंकि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद पासवानों के सामने भी ये समस्या हो गया कि आखिर उसका नेता कौन होगा, चिराग होंगे या पशुपति होंगे। आपको बता दें कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे और उस दौरान जब हाजीपुर की रीना पासवान का नाम आया था कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन उसी बीच में जब पशुपति पारस का नाम आ गया और पशुपति पारस वहां से चुनाव जीत गए तो यह माना गया कि रामविलास पासवान ने अपनी जगह अपने छोटे भाई को दी है। भले ही पार्टी का उन्होंने अध्यक्ष चिराग को बनाया था, लेकिन जो पूरे लोक जनशक्ति पार्टी का जो रणनीति थी और जो उसका वोट बैंक था वो एक तरह से सामने रख दिया गया कि पशुपति पारस होंगे। राजकुमार पासवान का जो ये कहना है कि दलितों के वोट के साथ हमेशा छल किया गया, उसकी जो पूरे दलितों के साथ अन्याय किया, पासवानों के साथ पासवान ने ही खुद अन्याय किया। देखिए, इसको ऐसे नहीं करना होगा क्योंकि पूरे पासवान को लेकर के जो वोट है, जो 8% के करीब ये वोट है, इस वोट को लेकर के रामविलास पासवान ने जो राष्ट्रीय स्तर पर पासवानों को एक महत्व दिलाया, एक पहचान दिलाई, इसका श्रेय तो जाता है रामविलास पासवान को। हालांकि अब नए यूथ लीडर पासवान में बहुत सारे आ गए हैं
जो इस तरह की चीजों को वो चाहते हैं कि उनके हिस्से की चीज उनको मिले, किसी घर की बपौती ना बने उनका वोट। तो इसको लेकर के अभी यह कंट्रोवर्सी चलता रहेगा, लोगों की विवाद चलता रहेगा। और देखिए आने वाले दिनों में सबसे पहले तो है कि आखिर पासवानों का लीडर कौन हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी बातचीत के लिए। राजकुमार जी, एक सवाल, हर बार देखिए चुनाव में आप उतरे, जिस तरह से प्रशांत जी ने जिक्र किया, तो इस समय जो एलजेपी के अंदर जो टूट है, जो बिखराव है, क्या इसका आने वाले चुनाव में अब आपको फायदा नजर आता है? मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, जो इतने सीनियर पत्रकार और हमारे बड़े भाई, बड़ा रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, जिन्होंने जो सारी बातें कही, मैं बड़ा गंभीरता से सुन रहा था। बिहार के पासवानों के बारे में और 16% जो दलित वोट है, उस संदर्भ में जो बात कही है बिल्कुल सही कही। लेकिन उसमें मैं बता देना चाहता हूं कि रामविलास पासवान ने बिहार के पासवानों को सिर्फ एक टाइटल टैग दिया। उनसे भी पहले एक भोला पासवान शास्त्री थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री बने। और जो अधिकार से, जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से रिजर्वेशन, वो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर का देन है, ना कि रामविलास पासवान का देन है, और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन लोग का नहीं दिया हुआ है। बिहार का पासवान अब समझदार हो चुका है, और ऐसे चिराग पासवान जैसे लोग, पशुपति कुमार पारस जैसे लोग अगर के साथ जाते हैं, तो फिर 50 साल वो रामविलास पासवान के साथ जो गुलामी के जंजीरों में बंधे रहे, और एक उम्मीद रही कि अब हमारे समाज का उत्थान होगा, कल्याण होगा, विकास होगा, हमारे बच्चे लोग ये जुडिशियरी में जाएंगे, हमारे बच्चे लोग इंग्लैंड जाएंगे, हमारे बच्चे लोग मेडिकल में जाएंगे, हमारे बच्चे लोग इंजीनियर बनेंगे, हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा। लेकिन 40 वर्षों से उनको इन सब चीजों से वंचित रखा गया, उस समाज को, उस जाति को। लेकिन ये उसकी चिंता न चिराग को है और न पशुपति कुमार पारस को। और जो प्रशांत झा साहब ने कहा कि रामविलास पासवान को लगातार मैं चुनौती देते आया हूं, उनके साथ साथ मैं 19 में पशुपति कुमार पारस को भी चुनौती दिया और तीसरा पोजीशन रहा। रही बातें, वाकई में आज जो यूथ लीडरशिप है उनमें महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग जो है जमीनी नेता हैं, और कोई सोना का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए चिराग पासवान की तरह और तेजस्वी यादव की तरह। ये लोग तो और उनकी इतना ही क्रेडिबिलिटी है, उतनी ही पहचान है। राजकुमार जी, बात कराऊंगा मैं खालिद अनवर, जेडीयू के एमएलसी, फोन लाइन पर। खालिद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत। खालिद जी, कहा जा रहा है कि जिस कोशिश में जेडीयू लगी थी चुनाव के बाद से ही, उस कोशिश में जेडीयू आखिरकार कामयाब ही रही। 3 दिग्गज और बड़े नेता आपकी इस कोशिश में लगे थे कि एलजेपी को कैसे पटकनी दी जाए, जो चुनौतियां एलजेपी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से दी गई, और आखिरकार आप लोग उसमें सफलता प्राप्त की और पार्टी का बिखराव हो गया। खालिद जी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड, जिसके लीडर नीतीश कुमार जी हैं, वो जिस मिशन में लगती है वो मिशन पूरा करती है। हमारा मिशन था बिहार को डेवलपमेंट करने का, बिहार को डेवलप करने का। हम उस मिशन पे लगे हैं, हमारी पूरी सरकार लगी है कि बिहार में तरक्की। नहीं सर, मैं इस समय दूसरे मिशन की बात कर रहा हूँ खालिद जी। इस समय मैं ये हमारा, देखिए, तोड़ फोड़, किसी पार्टी को तोड़ना, किसी पार्टी को ये करना, ये जनता दल यूनाइटेड या हमारे लीडर का मिशन नहीं हो सकता है, और न था कभी। लेकिन चूंकि चिराग पासवान जी खुद ऐसे लीडर हैं जिनको सियासत का कोई तजर्बा नहीं है, वो अपनी पार्टी को कॉर्पोरेट अंदाज में चला रहे थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन्होंने बना रखी थी, और खुद अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल रहे थे। तो ये सब तो होना ही था। पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे नहीं चलती जैसे चिराग पासवान जी चला रहे थे। कोई भी पार्टी अगर इस तरह कोई चलाएगा, कोई लीडरशिप, तो न तो उनके वर्कर का उनके ऊपर एतमाद रहेगा और न ही लीडर उनके साथ रहेंगे। अंजाम उसका वही होगा जो चिराग पासवान जी का हुआ है। तो सर, आने वाले समय में जिस तरह से एकजुटता हो रही है पार्टी के अंदर, चाहे एलजेपी से या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी के अंदर आना, तब तो सर बीजेपी को भी चुनौतियां दे सकते हैं आप लोग, ये कहा जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं। देखिए, चुनौती, देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है ना सागर जी, इसको समझने की कोशिश करें। ये नीतीश कुमार की पार्टी है, और ये चुनौती देती है करप्शन को, ये चुनौती देती है कम्युनलिज्म को, ये चुनौती देती है क्राइम को। हमारे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए चुनौती हमारी विचारधारा है, किसी की विचारधारा है। अगर हमारी विचारधारा से किसी की विचारधारा टकराती तो समझे तो उनके लिए चुनौती है, और अगर हमारे साथ काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि समाज की तरक्की हो, तो उनको चुनौती हम क्यों देंगे। ठीक है। राजकुमार पासवान भी पूर्व प्रत्याशी लाइव में बैठे हुए हैं। खालिद जी, पासवान जी, सुना आपने क्या कहा खालिद जी ने?
ये कहना जी, है खालिद जी की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो कि सबसे पहले अगर बिहार में किसी जाति को अनदेखी किया तो उसका नाम है दुसाध पासवान, और उसको दलित से महादलित बनाने का काम किया। और अभी तक जैसे भी हो, हम ये नहीं कहते कि आपकी चिराग पासवान से लड़ाई है तो ठीक है, हो सकता है कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान से लड़ाई हो, उसकी लड़ाई मैं भी लड़ता हूं हाजीपुर से। और बिहार की राजनीति में एक मेरा भी एक छोटा सा नाम है खालिद साहब, और आपके पार्टी के राजीव रंजन जी हो, चाहे और भी टॉप लीडर हो, सभी लोग जानते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि एक रंजिश के कारण मान लिया कि चिराग पासवान गलत हो सकता है, तो क्या बिहार के तमाम पासवान दुसाध लोग गलत हो सकता है? नहीं, और कहते हैं अभी तक जितने भी बिहार में नरसंहार हो रहे हैं, खालिद साहब एक मिनट सुनिएगा, खालिद साहब प्लीज एक मिनट सुनिएगा मेरी बात को। अभी तक बिहार में जितने भी नरसंहार हो रहे हैं तो आपकी सरकार में हो रहा है, और कहते हैं उनको नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है, हमारे जाति को, हमारे दुसाध पासवान भाइयों को तो आपकी सरकार में रखा जा रहा है, हमारे लोग के साथ शोषण दोहन हो रहा है। हम ये गरीब दलित 16% जो दलित है बिहार का, उनके बच्चे लोग को सही शिक्षा नहीं मिल रही है आपकी सरकार में, तो आप कौन सी बात कर रहे हैं दलित हितैषी की? और रही बात चिराग पासवान के साथ जो भी करें, हमको कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी अपनी आपसी मामला हो सकता है कि विधानसभा में आपको उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो आप भी तोड़ फोड़ की हर एक पार्टी की रणनीति होती है और ये राजनीति होती है, तो उसमें आप लोग माहिर खिलाड़ी हैं। दलित विरोधी होने का जो इल्जाम लगाया वो सही नहीं है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने बिहार के दलितों के लिए, बिहार के पिछड़ों के लिए और बिहार के अगड़ों के लिए जो काम कर दिया है उससे तो पूरे देश के लोग जो है ना उससे सबक ले रहे हैं कि भाई हम भी ऐसा काम करें। और साहब आपने देखिए जहां तक आपकी पार्टी का सवाल है, दलितों के लिए 5 काम बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आपको लगता है 5 काम दलितों का बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप आपने क्या दलितों के लिए स्पेशल बिहार पहला स्टेट है जिसमें दलितों की पढ़ाई के लिए आपने स्कॉलरशिप करा दी है, यहाँ से बिहार के बच्चे जो किसी भी जाति को बाहर जाते थे उनका कहते हैं पैसा बंद कर दिया, सब लोग घर वापसी हो गए। करने के लिए 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, क्या आप करिए, दलितों के लिए 16 सेवक बनाया गया है, घर बैठे पढ़ाई के लिए काम हो रहा है, दलितों को बिजनेस करने के लिए ऋण दिया जा रहा है 10 लाख रुपए, जिसपे कोई जो है ना वो वापसी नहीं है, 5 लाख रुपया फ्री है और 5 लाख रुपया मामूली ब्याज के साथ जब चाहे वापस करें। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि रोड और सड़क, आप तो बहुत अच्छे लीडर हैं, जानते हैं कि नीतीश कुमार जी कितना काम करते हैं दलितों के लिए। मालूम है रोड और सड़क की काम हो रही है और माफियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। दलितों के नाम पे जो पार्टी बनी, माननीय रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे, उन्होंने जो पार्टी बनाई उसमें काम किया दलितों के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चिराग पासवान जी ने रामविलास पासवान जी संभाला, ये पड़ गए दूसरे ऐसे लोगों के चक्कर में जो दलित विरोधी थे, नतीजा ये होना था। और इसमें न नीतीश कुमार का दोष है न जनता यूनाइटेड का दोष है, दोष सिर्फ चिराग पासवान जी की पॉलिसियों का है जो उन्होंने मैं 15 साल लालू प्रसाद यादव, लालू राबड़ी की सरकार में पासवानों का नरसंहार हुआ, वंचित रखा गया हर एक अधिकारों से। उसी तरह से 16 साल से पासवानों के साथ, मतलब बिहार के दुसाधों के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके मान सम्मान से ये कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके हर एक अधिकारों से वंचित रख रहे हैं, नहीं तो उनके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अति पिछड़ा के लिए कर रहे हैं, आप पिछड़ों के लिए कर रहे हैं, आप स्वर्णों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बिहार के पासवानों के लिए जिनका संख्या वर्ग 8% है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको डिस्कस इस बात पे करना था कि क्या चिराग पासवान जी दलितों के हितैषी हैं या वो दलितों के नाम पर अपनी पार्टी को कहीं ले आकर के गिरवी उन्होंने रख दिया, इसमें बात करनी थी। आप नहीं, मैं कर रहा हूं, मैं बोल चुका हूं, आपसे सुने नहीं है, शायद आपको बाद में लिखा गया है। चिराग पासवान को मैं एक लाइन में कहूंगा, चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी बिहार के पासवानों के लिए अफीम है और उनसे वो जो 8% वोट लेकर के कभी नीतीश सरकार में अपने चाचा को कैबिनेट मंत्री बना लेते हैं, कभी बीजेपी में मंत्री बनने के लिए चले जाते हैं, यही सारे महत्वाकांक्षा के कारण तो पार्टी का बिखराव हुआ। जी चलिए खालिद जी, आखिरी कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा। अगर मान लीजिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कई दिनों से हम ये जिक्र कर रहे हैं, अगर चिराग पासवान को आरजेडी या कांग्रेस जो बार बार न्योता दे रही है, अगर उनकी खेमे में अगर ये शामिल हो जाते हैं तो जो वोट बैंक था थोड़ा बहुत, जो जेडीयू को नुकसान हुआ था विधानसभा चुनाव में, वो नुकसान का आंकड़ा ऐसा नहीं लगता है कि फिर वो जेडीयू के पाले में चला जाएगा और अधिक वो बढ़ेगा, महागठबंधन को फायदा होगा इससे?
नुकसान पहुंचाना बहुत आसान होता है, फायदा उठाना बहुत मुश्किल होता है। निगेटिव पॉलिटिक्स जब आप तो नहीं होगा जो आज हुआ है। जहां तक बात है कि वो कांग्रेस के साथ जाते हैं, आरजेडी के साथ जाते हैं, तो कल भी वो इन्हीं लोगों के साथ थे और इन्हीं के इशारे पर एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज अगर वो चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि महागठबंधन को फायदा हो जाएगा और जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होगा। जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा इलेक्शन में नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें इतनी खुल के आ गई है लोगों के बीच में कि अब नुकसान नहीं होना चाहिए और उनको जहां जाना है, जहां अपनी जगह बनानी है, जिनसे उनकी साठगांठ थी, जिनके इशारे पर उन्होंने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, वो उनको कौन रोक सकता है। लेकिन ये हद बिहार के लोगों ने देख लिया कि चिराग पासवान जी। चलिए वक्त कम है। खालिद जी, राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से बार बार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि आखिर ये जो लड़ाई परिवार के अंदर, खेमे के अंदर दिखाई दी, अभी अब आ चुकी है सियासत तक, क्योंकि कल के दिन दिल्ली में चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिक्र किया है कि चाचा ने जो धोखा दिया उस धोखे को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और अब ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।